हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीयों के इतिहास की जानकारी के साधन। मुख्य लेख के अंतर्गत 3 भाग है। एक पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, स्मारक, भवन और चित्र आदि आते हैं। यह उत्खनन से प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से अधिक प्रामाणिक है। 2. साहित्यिक स्रोत, इसके अंतर्गत वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, जातक, पिटक आदि आते हैं। 3. विदेश यात्रियों का वर्णन। विदेश यात्रियों के वर्णन से तात्पर्य यह है कि जो विदेशी भारत में घूमने आई, वह यहाँ के बारे में कुछ लिख कर गए हैं। जैसे फाहियान ने अशोक स्तंभ के 6 स्तंभ के बारे में जानकारी लेकर गया। पाषाण युग की शुरुआत 30,000 ईसा पूर्व हुई थी, जिसमें लोग आग जलाने के लिए दोनों हाथ में लकड़ी लेके आपस में घिसते थे, जिसे आग जलाते थे। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि पाषाण युग के लोग आग जलाकर रोशनी की शुरुआत कर रहे हैं। और पाषाण युग के अंत के बाद नवपाषाण युग की शुरुआत 12,000 साल पहले हुई थी, जिसमें सब लोग रोजिंदा काम के लिए पत्थर के इस्तेमाल करते थे। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू हुआ था। ताम्रपाषाण युग में लोग तांबे के बर्तन के इस्तेमाल करते थे, जैसे कि तांबे का भगोना, तांबे का कलश, तांबे की थाली, तांबे का मग। और उसके बाद शुरुआत हुई कांस्य युग और सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले जॉन मार्शल ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8,000 वर्ष पुरानी है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्व और इतिहासकारों के अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे। और उज्जैन इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हडरहप्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नान नगर, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। और उसके बाद शुरुआत होती है वैदिक काल के समय की। यह एक भारत के प्राचीन इतिहास का एक कालखंड है। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद की शुरुआत का समय 1500 से 100 ईसा पूर्व का था और उत्तर वैदिक काल का समय 100 से 600 ईसा पूर्व का था। चलिए जानते हैं वैदिक काल से जुड़ी कुछ खास बातें। वैदिक काल में हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल में आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। वैदिक काल में आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल में आर्यों को काव्य कला, लेखन कला, संगीत कला और नृत्य कला का ज्ञान था। वैदिक काल में कृषि के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था। वैदिक काल में रथ चलाने के लिए अश्व का इस्तेमाल किया जाता था। वैदिक काल में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का इस्तेमाल किया जाता था। वैदिक काल में वस्तुओं की कीमत गाय से आकी जाती थी। वैदिक साहित्य के बारे में चलिए जानते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। 1. ऋग्वेद ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवोल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। 2. यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधिया का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यह 40 अध्याय में विभाजित है। 3. सामवेद, इसमें कुल 20 अध्याय में 568 मंत्र है। अथर्ववेद 8 खंड में विभाजित है।
इसमें भेषज्ञ वेद और धातु वेद दो प्रकार मिलते हैं। 4 अथर्ववेद वेद ने रहस्यमयी विधियों, चमत्कार, जादू टोने, आयुर्वेद जड्ढी बुटिया का वर्णन मिलता है। इसमें 20 कांड अध्याय है जिनमें लगभग 730 सुख और 6000 मंत्र है। स्वास्थ्य और औषधि। और चलिए उसके बाद जानते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म शुरुआत 6ठी-5वीं सदी तक है। सबसे पुरानी छवियां और मूर्तियां अशोक के काल 3री सदी से मिलती हैं, जब अशोक स्तंभ और स्तूपों का निर्माण किया गया। बोधगया में महाबोधि मंदिर और सांची स्तूप इसकी प्रमुख उदाहरण हैं। प्रारंभिक बौद्ध कला प्रतीकात्मक थी, जैसे कि बौद्ध बुद्धि वृक्ष, धर्मचक्र और कमल। और उसके बाद जैन धर्म में भी प्राचीन मूर्तियां और चित्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषभदेव, आदिनाथ की मूर्तियां। और गुजरात, राजस्थान के जैन मंदिर, जैसे कि माउंट आबू का दिलवाधा मंदिर, इसकी प्रमुख धरोहर है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त योग मुद्रा की बैठी मूर्तियां जैन धर्म से जुड़ी हो सकती है। और उसके बाद यूनानी और फारसी आक्रमण भारत के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय है। इन आक्रमणों ने भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को प्रभावित किया। यह परियोजना इन आक्रमणों की पृष्ठभूमि, कारणों, घटनाओं और परिणामों पर केंद्रित होगी। पृष्ठभूमि। सिकंदर, महान अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने मैसेडोनिया से भारत की ओर आक्रमण किया। उसकी महत्वाकांक्षा थी अपनी साम्राज्यवादी शक्ति को विश्व स्तर पर स्थापित करना। एक, सिंधु नदी का पार करना। 327 ईसा में सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। 2 पोरस के साथ युद्ध झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस के बीच भीषण युद्ध हुआ। सिकंदर ने पोरस को हराया, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे शासन करने दिया। 3 सैनिक का विद्रोह। गंगा नदी के पास पहुंचने से पहले सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिसे सिकंदर को वापसी करनी पड़ी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा के बाद साम्राज्य बिखर गया। फारसी आक्रमण 6ठी-4ठी सदी ईसा पूर्व। फारस ईरान के हकामनी वंश के शासकों ने भारत पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की। डेरियस और उनके उत्तराधिकारों ने भारत के उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर अधिकार किया। 1 गंधार और पंजाब पर कब्जा। डेरियस ने 518 ईसा पूर्व में भारतीय क्षेत्र सिंधु घाटी पर अधिकार किया। यह क्षेत्र फारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत बन गया। दोहा कर संग्रह और प्रशासन। फारसियों ने कर संग्रह प्रणाली और प्रशासन में सुधार किया। फारसियों ने भारत पर पश्चिम एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दिया। आप नीचे दिए गए टेबल में यूनानी और फारसी आक्रमण पा सकते हैं। महापद्मनंद नंद मौर्य साम्राज्य महापद्मनंद वंश के स्थापक और प्राचीन भारत के महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने लगभग 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व नंद साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका साम्राज्य भारतीय इतिहास में आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1 वंश और उत्पत्ति। महापद्मनंद को अक्सर निचली जाति का राजा कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें शूद्र या वेश्या जाति का बताया गया है। उन्होंने शासक बनने के बाद भारत के राजतंत्र में कई सामाजिक और राजनैतिक बदलाव किए। 2 उपाधि उनका उद्देश्य था सभी क्षत्रिय राजाओं का विनाश करके एक साम्राज्य स्थापित करना। 3 साम्राज्य का विस्तार। नंद साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया। उनका साम्राज्य नर्मदा नदी से लेकर हिमालय तक और बंगाल से पंजाब तक विस्तृत था। यह पहली बार था जब भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन के तहत इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। 4 आर्थिक संपन्नता। नंद साम्राज्य आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध था। उनके पास विशाल खजाना था और उन्होंने कर प्रणाली को अत्यंत संगठित किया। यह भी माना जाता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर सिंचाई योजनाएं और सड्डचकों का निर्माण करवाया। 5 सैन्य शक्ति। नंद साम्राज्य की सैन्य शक्ति बहुत विशाल थी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार नंद साम्राज्य की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़दर सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। मौर्यों के पतन के बाद सूंग राजवंश ने सत्ता संभाली।
सूंगों ने 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसी काल में महाराष्ट्र में सातवाहनों का और दक्षिण में चेर चोल और पांड्यों का उदय हुआ। सूंगों ने उत्तर भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और बौद्ध धर्म के प्रभाव को सीमित किया। शक लोग मध्य एशिया के निवासी थे, जिन्हें यूची नमक कबीले ने उनके मूल निवास से खदिड्ड ऐच दिया गया था। उसके बाद वे भारत आए। उसके बाद यूची जनजाति के लोग भी भारत आ गए, क्योंकि चीन की महान दीवार के बनने के बाद मध्य एशिया की परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं थी। गुप्तकाल 319 ईसा 550 ईसा को भारतीय इतिहास का सुवर्ण युग कहा जाता है। इस समय कला, विज्ञानम, साहित्य, धर्म और प्रशासन के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई। गुप्त साम्राज्य ने राजनैतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ। गुप्त वंश की स्थापना एक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईसा पूर्व गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कुशल राजनैतिक विवाह किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। 2 समुद्रगुप्त 335 से 775 ईसा, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनकी विजय पतंजलि के प्रयाग प्रस्थित शिलालेख में अंकित है। वे काल, संगीत और साहित्य के संरक्षक भी थे। 3 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 515 ईसा, यह गुप्त वंश का सबसे गौरवशाली समय था। उन्होंने शक क्षत्रपों को हराया और पश्चिम भारत को अपने साम्राज्य में शामिल किया। उनके दरबार में नवरत्न कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि जैसे विद्वान थे। गुप्त काल में सामाजिक और धार्मिक जीवन एक धर्मगुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनर्स्थापन हुआ। विष्णु, शिव और शक्ति की पूजा लोकप्रिय हुई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। महायान बौद्ध धर्म इस समय प्रचलित था। 2 सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था मजबूत थी। महिलाओं की स्थिति सम्मानित थी, लेकिन शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका सीमित हो गई थी। कला और वास्तुकला 1 मंदिर निर्माण गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम मंदिर और दशावतार मंदिर देवगढ़ गुप्त वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 2 मूर्तिकला इस समय की मूर्ति शांत और सौम्यता की प्रतीक है। बोधिसत्व और विष्णु की मूर्तियां प्रमुख है। 3 चित्रकला अजंता गुफाएं, इन गुफाओं में बौद्ध धर्म में संबंधित चित्र बनाए गए। साहित्य और विज्ञान 1 साहित्य कालिदास ने इस युग में अद्भुत काव्य और नाटक लिखे। उनकी रचनाएं अभिज्ञान, शांकुतलम, मेघदूतम और रघुवंश आज भी प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा का सुवर्ण युग था। 2 आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में महान योगदान दिया। उन्होंने आर्यभट्टम ग्रंथ लिखा। सुनय और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी में हूणों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त के समय तक साम्राज्य बिखर गया। महाजनपद काल लगभग 60 ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व। महाजनपद का अर्थ है बद्धा, जनपद या राज्य। यह उन संगठित राजनैतिक इकाइयों को संदर्भित करता है। यह काल उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में केंद्रित था। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों जैसे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। आप देख सकते हैं 16 महाजनपद थे भारत में टेबल में। महाजनपदों की विशेषताएं 1 राजनीतिक संरचना। कुछ महाजनपदों में राजतंत्र था, जैसे कोसल और मगध। कुछ महाजनपदों में गणराज्य की परंपरा थी। 2 संगठित समाज महाजनपद संगठित समाज थे, जिनकी स्थायी सेना, कर व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली थी। 3 शहरीकरण और व्यापार नदियों के किनारे बसे महाजनपदों में व्यापार और कृषि प्रमुख गतिविधियां थीं। प्रसिद्ध व्यापारिक नगरों में तक्षशिला, चंपा, वाराणसी और कोशीब शामिल थे। 4 धार्मिक विकास महावीर और गौतम बुद्ध ने इस काल के गणराज्यों में शिक्षा और धर्म का प्रचार किया। 5 सैन्य शक्ति महाजनपदों की सेना घुड्डा सवार, रथ और पैदल सैनिक से सुसज्जित होती थी। 6 महाजनपद काल का अंत मगध साम्राज्य के उदय के साथ हुआ। महापद्मनंद नंद मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। महापद्मनंद नंद वंश के स्थापक, प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक थे। उन्हें नंद वंश और मौर्य साम्राज्य के बीच
का सेतु माना जाता है। महापद्मनंद ने लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। एक मगध साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने अपने समय के 16 महापद्मनंद में से अधिकांश को जीत लिया और मगध साम्राज्य को उत्तरी भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। उन्हें एकराट और क्षत्रिय का विनाशक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय वंशों को पराजित कर सत्ता हासिल की थी। 2. आर्थिक प्रगति। नंद साम्राज्य के दौरान आर्थिक व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। नंद वंश के पास अपर धन और संसाधन थे, जिससे उनके शासन को मजबूत आधार मिला। 3. सैन्य ताकत। पुराणों में उन्हें क्षत्रिय का विनाशक और लोभी कहा गया है, लेकिन यह उनके विरोधियों की विचारधारा को दर्शाता है। चलिए जानते हैं। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा संस्कृति, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर थी। आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने साल 1921 में की थी। इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा थे। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल हजरत में खोजे गए थे। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर हैं: मोहजंदो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी। ये लोग पत्थर, धातु और हड्डी का व्यापार करते थे। ये लोग छक्के से परिचित थे। ये लोग अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। एक शहरों की योजना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख नगर व्यवस्थित ग्रिड पैटर्न में बसे थे। छोधी सड़कों और गली मोहल्ला के साथ बेहतर जल निकासी प्रणाली थी। अधिकांश वंश में पक्की ईंटों का उपयोग हुआ था और उनमें कुएं व स्नानागार बने होते थे। 2. विशिष्ट निर्माण। अनाज भंडार, प्राचीन गोदाम जैसे संरचना थी। 3. आर्थिक गतिविधियां। कृषि इस सभ्यता की प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। गेहूं, जो तिल और कपास की खेती होती थी। व्यापार और वाणिज्य काफी विकसित था। मुद्रा के रूप में मोहरों का उपयोग होता था। 4. लिपि और लेखन। हड़प्पा लिपि अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें छोटे छोटे प्रतीकों का उपयोग किया गया है। 5. धार्मिक और सांस्कृतिक। पहलू लोग पशुपति शिव और मातृदेवी की पूजा करते थे। जानवरों और वृक्षों को पवित्र माना जाता था। कुछ मोहरों पर यज्ञ और पूजा के चित्र अंकित हैं। 6. पतन के कारण। हड़प्पा संस्कृति का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। जलवायु परिवर्तन और बाढ़, सरस्वती नदी का सूखना, आंतरिक सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता। आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1067 तक ईसा दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। अपनी कला, संस्कृति, स्थापत्य और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसे संगम, सुलु, तुलु और अरविदु नामक 4 राजवंशों ने शासित किया। इसकी स्थापना 1336 ईसा में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। 1. संस्कृति और कला। विजयनगर साम्राज्य में हिंदू संस्कृति और धर्म को पुनर्जीवित किया। मंदिर निर्माण में विशेष उन्नति हुई। विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। संगीत, नृत्य और चित्रकला का संरक्षण किया गया। 2. सैन्य शक्ति। इसके शासकों ने मुस्लिम सुल्तानों के साथ संघर्ष किया। 3. आर्थिक समृद्धि। यह साम्राज्य व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। मसाले, रेशम और आभूषण का व्यापार यूरोपीय देशों तक हुआ करता था। कृषि और सिंचाई में उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया। 4. महत्वपूर्ण शासक। कृष्णदेवराय 1509 से 1229 विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक। वे तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ आज साहित्य के महासंरक्षक थे। अमुक मलयवाद नमक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ उन्होंने स्वयं लिखा। 5. पतन 1665 ईसा में तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। इसे बहमनी सुल्तानों की संयुक्त सेना ने पराजित किया। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर तुर्की मूल के मुसलमान थे और चंगेज खान और तैमूर के वंशज थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी और यह 1857 तक रहा। मुगल साम्राज्य में कुछ प्रमुख शासक
बाबर हुमायूं अकबर, जहांगीर शाहजहां, औरंगजेब मुगल साम्राज्य को भव्य वास्तुकला, उत्कृष्ट कला, साहित्य और संगीत के लिए जाना जाता है। मुगलों ने भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव डाला। मुगल साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आत्मसात की नीति अपने गई थी। मुगल साम्राज्य इस्लामो न्याय शास्त्र को अपनाया गया था। एक स्थापना और प्रारंभिक शासक बाबर 1526 से 1530 फरगना और तैमूर राजकुमार, जिसने दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश को हराया। बाबरनामा में उनके जीवन और भारत की परिस्थितियां का वर्णन मिलता है। हुमायूं 1530 से 1556 प्रारंभिक संघर्षों के बाद शेर शाह सूरी से हारकर निर्वासन में चला गया। बाद में उसने पूर्ण सत्ता प्राप्त की। अकबर का युग 1556 से 1605 मुगल साम्राज्य के सबसे महाशासक माने जाते हैं। राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, दिन इलाही नमक, नया धर्म चलाया, प्रशासनिक सुधर सूबों का विभाजन, जब्ती प्रणाली का प्रचलन, सांस्कृतिक समृद्धि, हिंदी, फारसी और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। जहांगीर और शाहजहां जहांगीर 1605 से 1627 न्यायप्रिय शासक, कला और चित्रकला को बढ़ावा दिया। नूरजहां का प्रभाव शासन पर गहरा था। शाहजहां 1628 से 1685 स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, ताजमहल, जामा मस्जिद और लाल किला जैसे भव्य निर्माण। शासनकाल में साम्राज्य आर्थिक रूप में समृद्ध, लेकिन युद्धों और निर्माण कार्यों के कारण वित्तीय दबाव में आया। औरंगजेब 1658 से 1707 धार्मिक कट्टर और विस्तारवादी। नीति जजिया कर की पुनः शुरुआत मराठों, राजपूतों, सिखों और अन्य राज्य के साथ